एक व्यक्ति जब सुसाइड अटेम्प्ट करता है, आपका जन्म, आपकी मृत्यु, कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स हैं, ये आप नहीं बदल सकते। वो सबसे ज्यादा अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं और अक्सर वही लोग सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। दोस्त आपको फॉलोअर के रूप में इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मिलने लग गए हैं। वी ऑल आर अलोन। सुसाइड का रीजन सोशल मीडिया बन गया है। इमोशनली कितने लोनली है इसका अंदाजा ही नहीं हो पाता। सुसाइड का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है, लेकिन हम यही आजकल नहीं कहते कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करती दुनिया। ऐसे कैसे टूट रहे हो? सडन डेथ्स क्यों होती हैं? कई बार ऐसा होता है कि उस सोल का पर्पस खत्म हो गया। भगवान पे विश्वास करना किसी की मृत्यु नहीं रोक पाएगा। मौत अनिश्चित है, लेकिन होना तय है। हर साल लाखों लोग एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कल तक तो वो हंस रहा था, बात कर रहा था, लाइफ को लेके उसके बहुत सारे प्लान्स थे, फिर उसने एक कदम क्यों उठाया? सुसाइड अटेम्प्ट किया। एक पल में, एक सेकंड में, एक एक्सीडेंट की वजह से सब तबाह हो जाता है। एक व्यक्ति अपने पीछे अपना पूरा परिवार छोड़ जाता है। क्यों? क्या वाकई में ये सब आकस्मिक होता है, सडन होता है, या इनके पीछे भी कोई कारण छिपा होता है? आज यही जानने समझने की होगी कोशिश आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर, PLR एक्सपर्ट एंड ट्रोमा हीलर रितिका बजाज से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम, आज हम बात करेंगे सडन डेथ्स के बारे में और सुसाइड के बारे में। अब अक्सर हमारे सामने इस तरह के केसेस आते हैं और हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि काश हम समझ पाते, ऐसा क्यों हुआ? एक व्यक्ति जब सुसाइड अटेम्प्ट करता है, क्या वो वाकई में एक सडन स्टेप होता है उसकी लाइफ का, या इसके पीछे सालों से जमा दर्द होता है? मोनिका, यहाँ मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब हम डेथ की बात करते हैं, ये इतना गंभीर विषय है और इतना दिल को छू जाने वाला विषय है कि इसको समझ पाना ही बहुत कठिन है अपने आप में। मौत को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है हर किसी के लिए। आप कितना भी अध्यात्म को समझ लें, फिर भी मृत्यु को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु सडन नहीं होती। आप जब यहाँ पर बर्थ लेकर आते हैं तो हर कोई अपने माथे पर कुछ रेखाएं लेकर आता है, जिन्हें बोलते हैं हम ललाट रेखा। उस ललाट रेखा में कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु, आपके माता पिता, कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं, ये आप नहीं बदल सकते। लेकिन जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो सुसाइड एक तरीके से, मैं सोल जर्नी के तौर पर अगर देखूं या सोल पर्सपेक्टिव से अगर देखूं, तो सुसाइड जो होता है वो आपकी फ्री विल होती है। कि आपका प्लान तो कुछ और था यहाँ पर करने के लिए, लेकिन आपने एक अर्ली एग्जिट अपने लिए प्लान कर लिया। और मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ कि सुसाइड सडन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक पल में कुछ हुआ और आपने सुसाइड कर लिया या ये ऑप्शन चूज़ कर लिया। इसके पीछे कई सालों का छुपा हुआ दर्द होता है, कई सालों का अकेलापन होता है। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों से आपको ठोकर लगी हुई होती है। जो लोग अक्सर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं और अक्सर वही लोग सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। सुसाइड फ्री विल है, सुसाइड आपके सोल प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन डेथ आपके प्लान का हिस्सा है। वो सडन हो या एक एज कंप्लीट करने के बाद हो, एक्चुअली हमने ह्यूमन फॉर्म में आकर डेथ को फिजिकल बॉडी की एज से जोड़ दिया है। उसका आपस में कोई संबंध नहीं है। जो आएगा उसका जाना तय है। हर चीज़ खत्म होगी ना, तो शरीर का खत्म होना तय है, आत्मा नहीं खत्म हुई। शरीर का यहाँ पर खत्म होना तय है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। आपको कुछ यहाँ पर सीखने के लिए, भोगने के लिए आप चूज करके यहाँ पर आते हो। जब आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया, आप वो शरीर त्याग के दूसरे शरीर को या दूसरे वस्त्र को धारण करने आगे बढ़ोगे ही। ये सडन नहीं। सुसाइड यानी कि सडन नहीं है, ये व्यक्ति की फ्री विल है। पर ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति ये फ्री विल चुनता है? फ्री विल में हम अपनी लाइफ को खूबसूरत भी बना सकते हैं, लेकिन ये कैसी फ्री विल जो आपको अपनी लाइफ को खत्म करने पर ही मजबूर कर दे? ऐसा सबके साथ नहीं होता कि वो अपनी लाइफ को खूबसूरत बना ले।
कई बार लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते, कई बार लोगों के पास लोग नहीं होते जिनसे वो अपना दुख बांट सके। बात करने, दुख बांटना तो दूर की बात है, लोगों को बात करने के लिए आजकल कोई नहीं होता। जैसे जैसे अब जिस युग की तरफ हम जा रहे हैं, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही खत्म हो गया है। दोस्त आपको फॉलोवर के रूप में इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मिलने लग गए हैं। असल लाइफ में आपके कितने दोस्त होंगे मोनिका, या मेरे कितने दोस्त होंगे? कोई नहीं है। वी ऑल आर अलोन। हम अब इसके बाद में जो सोल बहुत ही, हम सुसाइड के लिए अक्सर ये मानते हैं कि जो सोल एक मैच्योरिटी लेवल पा लेती है, वो ये डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचती है और कई बार ये डिसीजन अवॉइड भी कर देती है। जनरली वो सोल सुसाइड नहीं करती। बट जो सोल अडल्ट है, सोचो एक छोटा बच्चा है जिसको आपने बहुत सारा प्रेशर दे दिया, उसको घर पर परिवार की जिम्मेदारी भी दे दी, उसको फाइनेंशियल प्रेशर भी दे दिया, उसके पास कोई उसका दुख बांटने वाला भी नहीं, उसके पास कोई उसको एडवाइस देने वाला भी नहीं। वो बच्चा क्या करेगा? उसको लगेगा कि वो प्रेशर कुकर की तरह फट रहा है और वो सिचुएशन से भागने की कोशिश करेगा जी। तो डेथ या सुसाइड, स्पेसिफिकली सुसाइड, वही एस्केपिज्म है जब आप ये सारे प्रेशर से भागने की कोशिश करते हो। और अक्सर डेथ वो सोल ही चुनती है जो अभी यहाँ पर एक्सप्लोर करने आया है, नया है, जिसको जो लेसन चूज करके तो आ गया, लेकिन चूज करने के बाद जिसको यहाँ पर फील हुआ कि बड़े भारी लेसन्स हो गए मेरे पर और इसमें मुझे साथ देने वाला भी कोई नहीं है, मैं बिल्कुल ही अकेला चलूंगा कैसे, वो एस्केपिज्म चुन लेती है। सुसाइड का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है। तो यानी कि हमें नहीं पता कि वो जो सोल है या जो पर्सन है वो कितना अकेला है। तो अक्सर ये उन लोगों के साथ होता है जो ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगता है कि कितने खुश हैं, देखो कितना मुस्कुराता रहता है, कितना चुलबुला है या चुलबुली है, और अंदर से वो कितने अकेले हैं, इमोशनली कितने लोनली है, इसका अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सच है। अक्सर जो लोग स्ट्रॉन्ग दिखते हैं या स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं ना, ये एक तरीके से उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि वो किसी और को खुश करके, किसी और को हंसाकर उसमें अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सोसाइटी उनको मान लेती है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। और ये मान लेने के चक्कर में, हेल्प ना मांगने के प्रोसेस में आप और ज़्यादा अकेले होते चले जाते हो। क्योंकि मान लीजिए मेरे सामने ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मुझे ये लगता है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो खुद ही मैनेज कर लेगा, और सामने वाला व्यक्ति बोल नहीं रहा कि उसको भी हेल्प की ज़रूरत है। तो सोचिए वो स्थिति कितनी ख़राब है और कितनी दयनीय है कि वो चाहता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करने वाला, और कर रहा है, और सामने वाला समझ नहीं रहा है कि उसको किसी चीज़ की नीड है, उसको किसी हाथ की सहारे की ज़रूरत है। तो वो व्यक्ति अकेला हो ही जाता है, और लोगों को खुश करना सिर्फ उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इसमें उसको खुशी मिलती है। ऐसे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जिन चीज़ों पे मैं हंस नहीं सकता, मैं खुश नहीं हो सकता, चलो आज इन्हें खुश कर देता हूँ, चलो आज इन्हें हंसा देता हूँ, इनकी हंसी में, इनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। लेकिन जब वो भी ओवर हो जाता है और कोई सहारा, कोई रे ऑफ होप दिखाई नहीं देती, तो अंत में एक रास्ता बचता है कि एंड कर लो, सब कुछ ख़त्म कर लो, अब झेला नहीं जा रहा। और वो कितना पीड़ादायक होता होगा, कितना दुखदाई होता होगा जब व्यक्ति को ऐसा लगता होगा कि अब आसपास कुछ भी नहीं बचा है, कि वो ज़िंदगी जो उसको भगवान ने दी है वो ज़िंदगी का अंत करने जा रहा है। बहुत पीड़ादायक। क्या इमोशनल लोनलीनेस फिजिकल लोनलीनेस से भी ज़्यादा खतरनाक होती है? बहुत खतरनाक होती है। फिजिकल लोनलीनेस क्या होती है कि आपके आसपास लोग नहीं है, फेयर इनफ, आप अकेले रहते हो, लेकिन आप चलो फ़ोन से किसी से बात कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, किसी से कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन इमोशनल लोनलीनेस कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो आपके मन के कोर में छुपे हुए उस दर्द को समझ सके जो आपने अभी तक दबा के रखा है, या आप कंफर्टेबल उतना फील ही नहीं करते किसी के साथ जिसमें आप अपने आप को उतना, जिसके सामने आप अपने आप को उतना वल्नरेबल फील करवा सको, या उतना ओपनली अपना दुख, अपनी चीज़ें शेयर कर सको। आपको पता है ये अब जिस जगह पर हम जा रहे हैं, सोशल मीडिया की जो दौड़ मची हुई है, जो लोगों के मन में, वैसे आप हर किसी का अकाउंट देखिए, सोशल मीडिया देखिए, ऊपर से देख कर सब अच्छा लग रहा होता है, हाँ। कि कितने खुश होंगे, लेकिन सडनली उन्हीं की फैमिली से कोई एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है, जैसे मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंसर जिन्होंने शायद लास्ट ईयर सुसाइड किया था। यस। अकाउंट अच्छा ग्रो हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन न्यूज़ आ जाती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। यस, मुझे याद है। तो कौन था उस वक्त उनके पास में? उनके फॉलोअर्स काम आए? नहीं। नो। कोई दोस्त काम आया जिससे वो अपना उस समय दुख शेयर कर पाई? और इस सुसाइड का रीज़न क्या बना पता है? कंपटीशन का प्रेशर। yes.
कंपटीशन का प्रेशर, और वो प्रेशर शेयर करने वाला कोई नहीं था, ना फैमिली थी, या हम फैमिली से कर नहीं पाए शेयर, क्योंकि हमने उस कंपटीशन के दबाव में अपने आप को इतना ज़्यादा घुसा लिया और दबा लिया कि हमने ये ज़रूरी ही नहीं समझा कि इसको शेयर करके शायद हम अपनी लाइफ इजी कर लेते हैं। हमने उससे बेटर ये समझा कि हम अपने आप को एंड कर लेते हैं। ना ये कंपटीशन रहेगा, ना हमें किसी की रेस का हिस्सा बनना है, ना हमें किसी को जवाब देना है। क्या सोशल मीडिया की इस अंधी दौड़ में, इस फेक वर्ल्ड में लोग इतने भागे चले जा रहे हैं कि खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश में थ्रू पिक्चर्स, थ्रू रील्स, थ्रू वीडियोस हम अपनी खुद की पर्सनालिटी के साथ ही समझौता करने लग गए हैं? बिल्कुल करने लग गए हैं। हम खुद को एक्सेप्ट करना बंद कर चुके हैं। हम अपनी नज़रों से अपने आप को देखते ही नहीं हैं। Yes. हम अपने आप को दूसरे के लेंस से देखने की कोशिश करते हैं कि हम अपना फिजिकल अपीयरेंस भी, मोटा दुबला पतला जैसा भी है, वो भी दूसरों की नज़र से देखते हैं, और वो दूसरों की नज़र हमें अनकंफर्टेबल कर रही होती है। जब आपके पास कमेंट्स की बाढ़ आती है और आप एक एक कमेंट पढ़ते हैं, एंड जो केस आपने यहाँ पर शेयर किया है, जो केस आपने अभी शेयर किया कि एक लड़की जिसकी डेथ हुई थी, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया लास्ट ईयर, उसके केस में जांच में निकला भी था कि वो कमेंट्स पढ़ के परेशान हो रही थी कि लोग उसको किस तरीके से जज कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब लोग, मुझे ये लगता है कि जैसे कई बार मैं ऑनेस्टली ये करती हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन देखती ही नहीं हूँ जनरली, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें आंसर करना ज़रूरी भी है, लेकिन कई कमेंट्स और कई लोगों के पोस्ट में मैं ऐसे कई कमेंट्स देखती हूँ जो इतने वाहियात होते हैं, वाकई इतने वाहियात होते हैं कि वो अंदर तक का चोट देते हैं। यस, आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस देते हैं। तो सोचिए कि आपके ऐसे ही एक और केस मैंने देखा था जहाँ पर उनके कई परिवारजनों की मैंने बाद में रीडिंग भी करी, कई तरीके से उनको कोप अप करने की हेल्प की, लेकिन ऐसे ही सोशल मीडिया के एक वीडियो उनका वायरल हो गया था जहाँ पर उनका बच्चा गिर रहा है और लोगों ने शी वॉज अ न्यू मॉम, नई मदर पे, यू आर अ मॉम, आई एम अ मॉम टू, नई जो मम्मी बनती है, नई नई लेडीज, सोचिए कितना प्रेशर होता है उन पे, है ना। और अचानक से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भी घर भी देखना है, छोटा बेबी भी है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ कि मैं वो इमोशन, या हमें समझ नहीं आता है कि इस समय मैं क्या फील कर रही हूँ। उस समय पर एक वीडियो वायरल हो जाता है उसका कि उसका बच्चा कहीं से गिर रहा है, ऑल्दो वो बच्चा सेफ है, लेकिन उस वीडियो के नीचे उसको इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि ये तो कलयुगी माँ है, इसको अपने बच्चे का ध्यान नहीं। और इस पूरे सिनेरियो के बाद में उस लेडी ने सुसाइड कर लिया। अब बताइए ये प्रेशर कहाँ से आया, किसने दिया ये प्रेशर? वो लोग, वो चार लोग जिन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनका बस काम है टाइम पास करने के लिए वो आपको कमेंट्स पास ऑन कर रहे हैं। कई केसेस आज की दुनिया में, ये ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, आई वुड से दैट सुसाइड का रीजन सोशल मीडिया बन गया है। ट्रू, ये फेक वर्ल्ड बन गया है। आपको अपने परिवार को नहीं, आपको सोशल मीडिया में जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि आई एम राइट। लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ में, शेयर्स की दौड़ में आप इतने अंधे होते जा रहे हैं कि आप अपनी खुद की पर्सनालिटी के साथ ही समझौता करने लग गए हैं। बिल्कुल। हम जब सुसाइड की बात कर रहे हैं, इस तरह के केसेस की बात कर रहे हैं, अक्सर फैमिली ये कहती है कि काश हम समझ पाते कि हमारे परिवार का ये बच्चा कितने दुख दर्द पीड़ा से गुजर रहा है। तो क्या ऐसे लोग जो आगे जाकर एस्केपिज्म के तौर पर सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले हैं, या वो ऐसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ साइंस होते हैं जिससे परिवार वाले समझ पाएं? बिल्कुल। अगर आपके घर का बच्चा अकेला रहना स्टार्ट कर चुका है तो समझिए वो किसी ना किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर चुका है कि ऐसी कोई हंसने वाली बात भी नहीं, ऐसा कोई जोक भी नहीं, लेकिन वो हंस रहा है, तो समझिए कि वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। जब वो सब कुछ छोड़ने की बातें करने लगता है ना कि अभी मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अभी मुझे ये मोह नहीं रहा, तो समझिए कि वो, उसके दिमाग में ये पिक्चर आ चुकी है कि अब मुझे ये सब कुछ छोड़कर चले जाना है। अपनी चीज़ें बांटना स्टार्ट कर देता है, अपने माता पिता को या अपने भाई बहनों को ये बोलना स्टार्ट कर देता है कि तुम अच्छे से रहना, तुम अच्छे से जीना सीखो, तुम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, अपनी तबीयत का ज़्यादा ख्याल रखो। ये थोड़ा सा आपको नेचुरल नहीं लगेगा। अब ऐसा नहीं है हर बच्चा बोलेगा अपने मम्मी पापा को कि अपना ख्याल रखना, हर बच्चा अपने भाई बहनों को बोलेगा कि अच्छे से रहना।
बट ये अब नॉर्मल बिहेवियर लगने लगता है, समझ आने लगता है कि ये थोड़ा सा कुछ तो अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। क्यों बोल रहा है? जब सब कुछ हंसता खेलता परिवार है, फिर कोई अचानक से आके क्यों बोल रहा है कि आप अपना ख्याल रखो, आप तबीयत का ख्याल रखो, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जब इस तरह की बातें कोई करने लग जाए या फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाए, अकेले रहने लग जाए, तो समझ जाइए कि उसके माइंड में एस्केपिज्म का पैटर्न क्रिएट हो रहा है और वो यहाँ से एग्जिट का प्लान बना रहा है। सुसाइड के पहले के कुछ मिनट या मैं बोलूँ कुछ सेकंड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए कि आज कोई सुसाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी है और वो एक स्टेप आगे बढ़ने ही वाला है, उसी समय कोई कॉल आ जाए ना, उसी समय कोई अचानक से आ जाए और बोलेगा कुछ नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, और वो व्यक्ति वहीं रुक जाएगा। अगर आप किसी के लिए ये बन पाए कि बस उसको एक सहारे, आप किसी की लाइफ में मोनिका कुछ नहीं बदल सकते, मैं अपने बच्चे की लाइफ में कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन मैं उसकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी रह सकती हूँ कि कुछ भी होगा ना मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। yes. तुम हिलना मत, तुम गिरना मत, तुम डरना मत। अगर कोई सिर्फ इतना ही सपोर्ट दे दे, मैं बोलूँगी जितना सुसाइड का रेशियो आप अभी देख रहे हो ना बिल्कुल कम हो जाएगा। और हम हीलर्स ढूंढते हैं, हम हीलिंग के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। यस, यू नीड अ एक्सपर्ट, यू नीड एन एक्सपर्ट फॉर श्योर, बट आपकी फैमिली में भी आपके फैमिली मेंबर्स हीलर्स बन सकते हैं, बशर्ते उनको थोड़ा सा आप पे ध्यान और देना होगा। exactly. और आपको उनके साथ शेयर करना होगा। हर किसी को अपने अंदर चीजें रोक कर रखने की जरूरत नहीं है। इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर इट। यस, लेकिन हम यही आजकल नहीं कहते कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करती दुनिया ऐसे कैसे टूट रहे हो, उस पर भी क्वेश्चन रेज करने लगते हैं। आप एक पोस्ट सोशल मीडिया पे डाल दो, उस पे देखिए नीचे क्या कमेंट्स आने लगेंगे। यस, ट्रू, बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्टेंस। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, आप अपने घर वालों को बोलिए। कोई व्यक्ति अपने घर वालों को सिर्फ ये कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके हम काउंसलिंग्स ले रहे होते हैं, जिनके हम थेरेपी सेशंस ले रहे होते हैं, उनका पहला कमिटमेंट हमसे ये होता है कि मेरे घर वालों को मत बताना, वरना उन्हें लगेगा कि ये बच्चा पागल हो गया है, हमारा पागलपन का ट्रीटमेंट ले रहा है। अगर हम इसको नॉर्मलाइज कर पाए तो हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की नॉर्मल कर लेंगे, हम बहुत सारे घर बचा पाएंगे। और लोग समझना ही नहीं चाहते। आप सोचिए ना, एक आदमी जो काम से, चाहे वो बिजनेस करता है चाहे वो जॉब करता है, वो इतना एग्जॉस्ट हो गया कि वो कह नहीं सकता कि मैं थक गया हूँ। वो बीमारी में भी काम करता है। एक औरत जो अपना घर संभाल रही है, पति को देख रही है, बच्चा संभाल रही है, वो दिन सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है, पर वो ये कह नहीं सकती कि मैं थक गई हूँ, आई नीड अ ब्रेक। यस, क्योंकि जब वो ये बोले कि आई नीड अ ब्रेक या मैं थक गई हूँ, उससे तुरंत क्वेश्चन होता है ऐसा क्या करती हो दिन भर, घर में ही तो रहती हो। ट्रू। अगर कोई आदमी आकर ये बोले कि मैं थक गया हूँ, उसके लिए भी तैयार रहता है कि हर कोई तो करता है, तुम कौन सा अकेला ये कर रहे हो, सब तो करते हैं, देखो सब करते हैं, तुम ही क्यों थकते हो। यही दिक्कतें हैं कि परिवार समझता नहीं, आपके आसपास के लोग, आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर समझते नहीं, और आदमी अंदर से धीरे धीरे टूटता जाता है, खत्म हो रहा वेदर इट इज मेल और फीमेल। yes. और बाद में हम जागते हैं कि काश मैं कुछ कर पाता। कई बार ना ये गिल्ट कुछ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रह जाता है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है और सुसाइड हो जाती है, वो परिवार, वो व्यक्ति गिल्ट में रह जाता है कि मैं क्यों नहीं समझ पाया, क्यों नहीं मैं कुछ कर पाया, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, उसने उस दिन मुझे ऐसा कहा था, काश मैंने सुन लिया होता। एंड ये गिल्ट उसे अंदर अंदर मारता है। इस गिल्ट से फिर बाद में कैसे बाहर निकले? सबसे पहली चीज़, सुसाइड या सडन डेथ या डेथ है तो मृत्यु के ही अलग अलग शब्द, या जी मैं बोलूँगी पर्यायवाची शब्द, जी ठीक है, सिनोनिम्स। आप इसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, हर किसी को सीखना पड़ेगा कि मृत्यु तय है। और आप बाद में एक गिल्ट ले कि मैं उस वक्त कुछ कर पाता, उससे पहले अभी आज ये ज़रूरी है कि मृत्यु ना अनिश्चित है, अनप्रेडिक्टेबल है। एस्ट्रोलॉजी में भी एक रूल होता है कि भले ही एस्ट्रोलॉजर को समझ आ रहा है कि इनकी एज कितनी है, हम ये कुंडली देखकर बोल पाते हैं कि अल्पायु है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया इनका 40 की उम्र में ऐसा कुछ होने वाला है। ये अलाउड नहीं है, ये प्रैक्टिस अनएथिकल है। मौत अनिश्चित है लेकिन होना तय है ना। तो हम
आज हर दिन जीना क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? हम हर दिन अवेलेबल रहना क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? जो काश हम लेकर बैठे रहते ना कि एक दिन मैं इसको टाइम दे दूंगा, एक दिन मैं इसको सुन लूंगा, वो एक दिन आज क्यों नहीं आ सकता? हर दिन हम ये प्रैक्टिस में क्यों नहीं ला सकते? ना कि ये करना ज्यादा बेटर है या फिर ये करना कि हम बाद में इस गिल्ट में आ जाए कि काश पहले टाइम दे देते। अभी भी कई लोग जो अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश मैं उनके अंतिम वक्त में उनका साथ दे देता। तो ये तो अनिश्चित है, अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए तो भय है मृत्यु का, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कब होने वाली है। तो वो उस काश को सोचने से अच्छा है आज आप अवेलेबल क्यों नहीं हो, आज क्यों नहीं सुन सकते, क्यों नहीं हाथ पकड़ सकते, क्यों नहीं उसको बिना बोले, सिर्फ बिना बोले भी आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी बोलती है, क्यों उसको एहसास नहीं करा सकते कि तुम अकेले नहीं हो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो ये गिल्ट बात का खत्म हो जाएगा। और फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लेना भी उतना ही अच्छा है कि सिर्फ मृत्यु के बाद शरीर समाप्त होता है, ना प्रेम खत्म होता है, ना चेतना खत्म होती है। आप उनकी यादों के साथ, उसी प्रेम भाव के साथ अपनी जिंदगी काट सकते हो। और उसने जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है, वही वैल्यू एडिशन आप दूसरों की लाइफ में करके उसको जीवित रख सकते हो। यस, ये तो हमने बात की सुसाइड्स की। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कैसे उस गिल्ट से हम बाहर निकले, लेकिन कई बार एक सदमा लग जाता है, एक ट्रॉमा मिल जाता है फैमिली को जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सडन डेथ्स होती हैं, या कोई और हादसा किसी भी तरीके का कुछ भी हो जाए। सडन डेथ्स क्यों होती हैं? क्या उस सोल का लेसन कंप्लीट हो चुका होता है, या फिर क्या ऐसा होता है कि अचानक से ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन उस सोल ने एग्जिट कर लिया? कई बार ऐसा होता है कि उस सोल का पर्पस ख़त्म हो गया। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में मान लो एक सोल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी लाइफ के 70 साल एक बर्थ में मुझे गुजारने थे, लेकिन मैंने 50 साल पर एग्जिट ले लिया, ठीक है। अब वो 30 साल मेरे रह गए, 20 साल मेरे रह गए। अब वो 20 साल 30 साल कंप्लीट करने में एक बर्थ में आऊँगा। जब मेरा वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो मुझे पता है कि मेरे सोल का ये प्लान था कि इस बर्थ में मुझे इतने साल जीना था, लेकिन अब उधर तो कंप्लीट करके नहीं आ पाया, तो ये नेक्स्ट बर्थ में कंप्लीट करूँगा। तो कई बार सडन डेथ या एक्सीडेंटल डेथ का रीज़न ये भी होता है। कई बार रीज़न ये भी होता है कि जो नई सोल्स होती है ना, जैसे एक नया बच्चा होता है, सोचो वो स्कूल में एक्सप्लोर करने जा रहा है, तो उसको बड़ा मजा आ रहा है, वो बड़ा क्यूरियस है सब कुछ जानने के लिए, और फिर उसे लगता है कि अभी बस मैं एक्सप्लोर करके तो एडमिशन मुझे नहीं लेना है इसमें, मैं सिर्फ देखूंगा कि स्कूल जैसी चीज होती कैसे, यहाँ पर मुझे क्या क्या करना है, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, क्या सीखूंगा, क्या दूंगा। कई बार सोल सिर्फ ये एक्सप्लोर करने आ रही होती है, और जब उनका वो एक्सप्लोर वाला टाइम पीरियड खत्म हो जाता है ना, वो अपना एग्जिट प्लान करती हैं और चली जाती हैं। अब एग्जिट प्लान किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। कई बार ऑल्दो ये बात करना बहुत इनसेंसिटिव है, लेकिन ये सच है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सोल एक बीमारी लेकर आ जाए। अब उस बीमारी में ही उसको पता है कि ये बीमारी में इतना ही लाइफ स्पैन मैं इस बर्थ में गुजार पाऊंगी। तो ये भी सोल का प्लान होता है। कोई ऐसा इशू लेकर आ गए, मान लीजिए मेरे ही एक बहुत ही क्लोज्ड कज़न, वो एक हार्ट इशू लेकर आए थे, जिससे उनकी मतलब ये तय था कि 25 से 30 साल से ज़्यादा वो नहीं जी पाएंगे। 27 की एज में उनकी मृत्यु हो गई। तो इट इज़ ऑल अ प्लान जो सोल तय करके आती है, बना कर आती है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की है, जो ललाट रेखा आप लेकर आते हैं ना, इसमें आपकी मृत्यु का समय, इसमें आपकी जन्म का समय तय है, और उसे हम नहीं मिटा सकते। हमने अपने पिछले एक पॉडकास्ट में बात भी की थी कि भगवान भी आपकी मृत्यु नहीं टाल सकता। वो सही बात है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर रितिका बजाज के, सो दैट कि आपको और सोल का असल मतलब क्या है, या लाइफ में जब हमारे साथ इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, सडन डेथ होना, या 4 लोग एक साथ जाते हैं, एक की मौत हो जाती है, बाकी बच जाते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर आखिर मृत्यु क्यों हो जाती है, उन सब के मायने आपको जाकर समझ में आएंगे। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बार में भी ज़रूर दे देंगे। हम सडन डेथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन टॉपिक्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद कोई बात नहीं करता, लेकिन बात करके इनके मायने समझ के आपको एक हीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। अब
कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे अभी मैंने भी जिक्र किया, 4 दोस्त मान लीजिए चले गए, या एक परिवार ही निकला, एक परिवार निकला और सब मर गए, एक व्यक्ति बच गया। अभी रिसेंटली ये मालवीय नगर में फायर एक्सीडेंट हुआ था। आप देखिए, वो अपने फादर का इलाज कराने के लिए गुड़गांव से एक फैमिली आई थी, एंड फादर एडमिट थे 85 ईयर्स के हॉस्पिटल में। उन्होंने पास में जहाँ पर फायर इंसिडेंट हुआ वहाँ पर पूरी फैमिली 6 से 7 लोग उन्होंने रूम लिया और सबके सब मर गए, और जिनका इलाज कराने आए थे वो ही जीवित रहा क्योंकि वो हॉस्पिटल में था। क्या ये सब हम लिखवा के लाते हैं? सब लिखवा के लाते हैं। हमारा मौत का, मृत्यु का लास्ट में सीन क्या होगा, कितने लोग होंगे, अगर एक सोल ग्रुप पूरा का पूरा सोल फैमिली, या सोल फैमिली छोड़िए फिजिकल रूप में यहाँ पर है तो भी सोल फैमिली का हिस्सा ही है, क्या वो सब एक साथ एग्जिट होंगे, या कोई ऐसा इंसिडेंट होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे ही कोई इंसिडेंट्स में कोई एक व्यक्ति बच जाता है, ये भी सोल का प्लान है, क्योंकि उसका पर्पस भी ख़त्म नहीं हुआ, उसका भी मृत्यु का टाइम भी नहीं आया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कोविड का जब टाइम आया था, मेरी एक बहुत ही खास फ्रेंड थी, उसका बेबी था 7 to 8 months का बेबी रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। उस कोविड सेकेंड वेव में मेरी फ्रेंड, उसके हस्बैंड, मेरी फ्रेंड के इन लॉज और उसके बेबी के चाचा चाची, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, और वो एक बच्चा जो 7 से 8 महीने का था रह गया। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस बच्चे का और उसके साथ कुछ और लोगों का जुड़ा हुआ पर्पस देखिए। उस बच्चे को मेरी फ्रेंड की सिस्टर ने अडॉप्ट किया, जिसके पास में 10 सालों से बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। ओके। तो यहाँ आप ये भी मान सकते हैं कि इस फैमिली ने या सिस्टर ने एक तरीके का सैक्रिफाइस किया अपने सिस्टर को एक ब्लेसिंग देने के लिए, और मृत्यु तो तय थी, तय समय से हुई, लेकिन जाते जाते वो अपनी सिस्टर को अपनी एक ब्लेसिंग देकर चली गई। जिसको बेबी नहीं था उसके पास वो बेबी आ गया। पहुंच गया। आपकी सोल का एक पर्पस होता है कहीं ना कहीं, और आप वो पर्पस भी फुलफिल करते हैं किसी ना किसी तरीके से। एक पर्पस से आता है, और वो पर्पस पूरे किए बिना आप इस बर्थ से नहीं जाएंगे। इस बर्थ का मतलब लाइफ पर्पस की बात हम कर रहे हैं। यस, भगवान भी मृत्यु नहीं टाल सकते, यह अटूट सत्य है, लेकिन फिर जिनके घर का कोई चला गया है उसके विश्वास को आखिर कैसे लेकर आया जाए दोबारा से? हमारी एक्सपेक्टेशन भगवान से गलत है। हमें लगता है कि हमारी अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है ईश्वर पे, तो वो हमारे ज़िंदगी के हर दुख माफ़ कर देंगे या होने ही नहीं देंगे। माफ़ करना तो दूर की बात, वो हमारी ज़िंदगी में वो दुख तकलीफ़ें आने ही नहीं देंगे। मृत्यु आपको डिटैच होना सिखाती है, और हर सोल यहाँ पर डिटैचमेंट सीखने आई है, क्योंकि अंत में जाके हमें उस परमात्मा में विलीन होना है, और उस परमात्मा में विलीन होने के लिए हमें हर तरीके का अटैचमेंट, मोह माया, सब कुछ त्याग कर जाना होता है। तो मृत्यु को आप इस तरीके के लेसन से भी सीख सकते हो कि ये सबसे बड़ा लेसन है डिटैचमेंट का। जिसकी मृत्यु हुई उसका डिटैचमेंट उसकी बॉडी से, उसके पैसों से, उसके घर परिवार से, उसके प्रेम संबंधों से, उसके बच्चों से, उसके माता पिता से, और जो पीछे रह गए उसका डिटैचमेंट उस घर के सबसे प्यारे सोल से। भगवान पे विश्वास करना किसी की मृत्यु नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर मृत्यु नहीं है, हमारा एक्चुअली सोचने का तरीका गलत है कि जिंदगी जन्म से मृत्यु तक की है। हाँ जी। एक्चुअली जिंदगी मृत्यु से जन्म तक की है। ओके। क्योंकि वही हमारा घर है। मृत्यु के बाद जो हमारा सोल वर्ल्ड है वो हमारा घर है। ये हमारा स्कूल है, यहाँ हम सीखने आते हैं। जब हम एक्चुअली, आपको पता है मृत्यु से डर ही इसलिए लगता है क्योंकि ये प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, और लोगों को ना, ह्यूमन माइंड को अनसर्टन चीज़ें उससे बहुत खतरा होता है, बहुत डर लगता है। जैसे देश के हालात अनसर्टन है, पता नहीं है क्या हो रहा है, उससे डर लगेगा। रोड पे चल रहे हैं, एक मम्मी को, अगर किसी माँ को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उसको पता नहीं है बच्चे के साथ में क्या होगा, वो डरी हुई रहेगी। कई बार देखा होगा आपने कि मम्मी बड़ी डरी हुई रहती, घर आएगा कि नहीं अच्छे से, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। अनसर्टेनिटी से डर लगता है। हमें ये मान लेने की ज़रूरत है कि मृत्यु तय है, ये होगी, और मृत्यु होने से सिर्फ जो हमारा ये फिजिकल बॉडी है ये यहाँ पे नष्ट होगा, हमारी चेतना नष्ट नहीं होगी। आत्मा अजर है, अमर है। बिल्कुल।
हो ही नहीं सकती। आपका वो प्रेम, आपका वो चेतना के साथ में रिश्ता, वो सोल कनेक्शन हमेशा रहेगा। बस इसको मान लीजिए, और इस प्रोसेस में ईश्वर नहीं आएगा। ये आपको मानना होगा। ये आपको मानना होगा। हमने बहुत सारी बातें की और वाकई में लोग आई थिंक रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी के जान पहचान में, रिलेटिव्स में या उनके खुद के घर में वो कई बार ऐसी पीड़ाओं से गुजरे होते हैं। अगर किसी के घर में, उनके घर का कोई व्यक्ति चला गया है, उन्हें हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उस ट्रॉमा में जी रहे हैं कि काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं उसे बचा पाता, तो कैसे उन्हें हीलिंग की तरफ लेकर जाएंगे? सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ना, लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं अगर आपके किसी अपने की मृत्यु हुई है या किसी ने सुसाइड कर लिया है कि कोई बात नहीं, अब हो गया, मूव ऑन करिए। मत करिए मूव ऑन। फील करिए उस पेन को, अपने आप को फील करने की आज़ादी दीजिए, क्योंकि हीलिंग अवेयरनेस से स्टार्ट होती है। हील आप तभी होंगे जब आप उस पेन को फील करने की फ्रीडम देंगे। अगर आप वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर भरते जा रहे हैं और उस बॉक्स को ताला लगाकर बंद करते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने अक्सर देखा होगा, मूवीज़ में हम ये देखते हैं, ये रियल लाइफ से ही एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं मूवीज़ के, कि किसी की डेथ हो रही है और उसके जो उनकी माता है या उनकी पत्नी है, उनको बोला जाता है कि तुम्हें रोना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुमने जो सप्रेस किया हुआ है ना, उसको तुम्हें निकालना पड़ेगा। कि रोले रोले अगर कोई चुप भी होता है तो। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। हीलिंग का पहला स्टेप ही है कि आप पहले फील कर लो, जितना दुख है ना उसको एक बार फील कर लो, तब आपको एक्सेप्टेंस की तरफ आप एक कदम आगे बढ़ा पाओगे। उसके बाद बहुत सी हीलिंग टेक्निक्स होती है, और फिर इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए कि जो गया है छोड़कर, वो सिर्फ अपने कपड़े यहाँ पर त्याग कर गया है, और उस कपड़े का बाद में कोई यूज़ नहीं होना था, इसलिए हमने उसको पंच तत्व में विलीन कर दिया। लेकिन आपकी तार कॉर्ड जो बोलते हैं वो जुड़ी हुई है और वो कहीं नहीं जाएगी। हर फॉर्म में आपको हो सकता है, किसी के पिता की मृत्यु हुई है, किसी के कई बार बहुत ही छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो आपको इस बर्थ में नहीं तो अगले बर्थ में किसी और फॉर्म में मिलेंगे, पर मिलेंगे। वो कनेक्शन नहीं टूटा है। हाँ, शरीर था, फिजिकल बॉडी थी, उसको जाना था, वो उसको यहाँ पर त्याग कर आगे बढ़ना था, वो छोड़कर चला गया। जब हमने इतनी सारी बातें आपसे समझी हैं तो ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब कि लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होती है और लाइफ बिटवीन लाइफ्स कैसी होती हैं। जब आप ये बात कह रही है कि सोल कनेक्शन नहीं टूटता है, वो कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, तो कैसे हम अपने लव वन से दोबारा से मिल सकते हैं, किस फॉर्म में, किस रूप में मिल सकते हैं और कैसे उन्हें पहचानें, इसके बारे में भी ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू।